नमस्कार। मैं आपका संदीप सर। हम सभी आज लगभग 10-15 दिन से न व्याकरण की क्लास कर पा रहे थे और ना ही आपकी हिस्ट्री की क्लास हो पा रही थी। आप लोग खुद रीज़न देख रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को हम बताएं कि पिछले 20 तारीख को जो था मेरी दादी का देहांत हो गया था और दादी के देहांत होने के कारण हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे थे। कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से आपका क्लास नहीं हो पा रहा था। अब हम लोग श्राद्ध कार्य से निकल चुके हैं, यानी कि अब फ्री हो चुके हैं लोग। अब हम आप लोग के साथ मिलकर के रेगुलर क्लास करना शुरू करेंगे। आपको पिछले क्लास में जो आप अपना हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राजा, नगर और किसान, राजा, नगर और किसान वाला चैप्टर में आप अशोक के शासन काल के बारे में, मौर्य वंश के शासन काल के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं कि मौर्य शासन व्यवस्था कैसा था, तो उसमें आपको नगर शासन, प्रांत शासन, केंद्र शासन, ऐसे करके सारी चीज़ें बताया गया था, ग्राम शासन। अब आज हम लोग को जो पढ़ना है इसका मेन हेडिंग होगा सैन्य व्यवस्था। आपको हम उस दिन बताए थे, आपको याद होगा कि आपको आज सैन्य व्यवस्था के बारे में जानना है कि सैन्य व्यवस्था किसे कहते हैं। अब सैन्य व्यवस्था के बारे में आपको जानने के लिए विशेष ध्यान देना होगा कि अशोक के या मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था कैसी थी, उनके सेना का संचालन कैसे होता था। तो आप बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे, तो आज आप सभी सैन्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि सैन्य व्यवस्था किसको कहा जाता है, इसके बारे में आपको समझना है। यानी कि अशोक या मौर्य काल में सेना का संचालन कैसे होता था, सेना कितने प्रकार का था, इसके बारे में आपको जानना है। तो आप सभी बेहतरीन तरीका से जानेंगे। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी अपना दिमाग पे प्रेशर देकर के पिछली क्लास को बातों को याद करेंगे कि सैन्य व्यवस्था क्या है। सैन्य व्यवस्था के तहत जो है अशोक का सेना जो था वो 6 प्रकार का था। अशोक कहिए या मौर्य वंश कहिए, मौर्य वंश के पास सेना 6 प्रकार का। अब इसमें 6 प्रकार का जो सेना था इसको आप खूब ध्यान पूर्वक समझ लेंगे। जैसे कि एक आपका हो जाएगा पैदल सेना, एक आपका क्या हो जाएगा, पैदल सेना। 2 में आपका हो जाएगा घुड़सवार, 3 में आपका हो जाएगा रथ, 4 में आपका हो जाएगा हाथी वाला सेना, और 5 में आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है कि 5वां जो सेना का था उसका नाम था नौसेना। हम एक एक करके आपको सब समझाएंगे। नौसेना। और 6ठा जो था उसको आप समझेंगे यातायात सेना। आप यहाँ पे जानेंगे कि जैसे कि पैदल सेना के बारे में, अशोक के पास या मौर्य वंश के पास पैदल सेना था। पैदल सेना के बारे में आप जानेंगे। जैसे कि अगर आप इस समय तो नवरात्रि चल रहा है, रामायण जरूर देखने जाएंगे। रामायण में आप देखते भी होंगे जैसे ही रावण के लंका का गेट खुलता है तो एने से सेना होने से जय लंकेश आज जय श्री राम करके नहीं भीड़ जाता है, तलवार में तलवार इधर उधर से सटाना शुरू हो गया, तो उसी को आप पैदल सेना कहेंगे। उसके बाद जो घोड़ा पर बैठ करके युद्ध करते हैं उसको घुड़सवार कहेंगे। फिर रथ के ऊपर तो रथ सवार, हाथी वाले, और नौसेना यानी कि पानी में रहने वाले सेना जिसको नेवी आपके हिसाब से कहा जाता है, और यातायात के माध्यम से जो देख रेख करते थे उनको यातायात सेना कहते थे। ऐसे करके अशोक का जो था 6 प्रकार का सेना था। आगे आपको इनको जानना है कि सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि सेना का सबसे हेड व्यक्ति कौन होता था, सेना का प्रमुख कौन होता था। तो सेना का प्रमुख राजा होते थे। कौन होते थे, राजा होते थे। जैसे कि बबुआ आप अभी जानेंगे अपने देश का नाम भारत है, और भारत में जो आर्मी है, भारत की जो सेना है, इस सेना का प्रमुख कौन होता है। आपको जानना है कि भारत में जो भी सेना है उसका प्रमुख कौन होता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इसका सेना का प्रमुख कौन होता है। तो आपको यह बात जानकारी होगी कि सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। सेना का प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। देश की जितनी भी सेना होती है वह राष्ट्रपति के हाथों में रहती है, राष्ट्रपति के आदेशों को मानती है। राष्ट्रपति जैसे कहेंगे सेना को वैसे काम करना। इसके प्रधानमंत्री हेड नहीं होते हैं। उसी प्रकार आपको जानना है कि मौर्य वंश में, मौर्य काल में ये जो 6 प्रकार की सेना थी, इन 6 प्रकार की सेना का सबसे हेड व्यक्ति जो होता था, कमांडर इन चीफ जो होता था, वह राजा होता था। चाहे जो भी हो, वे चंद्रगुप्त मौर्य हो
अशोक हो या बिंदुसार हो, जो राजा रहते थे, राजा ही सेना का सबसे प्रमुख व्यक्ति होते थे। सेना राजा के आदेशों का पालन करती थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीका से याद रखना है। उसके बाद आपको जानना है कि उस समय के न्यायालय के बारे में। तो न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश भी राजा होते थे। मौर्य काल में न्यायालय जो होता था, कोर्ट जो होता था, जहां लोगों को न्याय मिलता था, उस न्यायालय का जो भी सबसे प्रमुख व्यक्ति होते थे, उनका नाम, वह देश के सम्राट ही सबसे बड़े होते थे। उसके बाद आपको ये जानना है कि न्यायालय उस समय दो प्रकार का होता था। न्यायालय आपको याद रखना है, न्यायालय दो प्रकार का होता था। आप याद रखेंगे, यहां पर एक बात बेहतरीन तरीका से फिर समझिएगा कि मौर्य वंश में सेना का सबसे बड़ा प्रभारी कौन होता था, अधिकारी कौन होता था। तो मौर्य वंश में सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कहो या प्रभारी कहो, कमांडर इन चीफ कहो, तो वह राजा होता था। सेना 6 प्रकार की होती थी, इतना तो कंफर्म है। अब न्यायालय, न्यायालय का मतलब होता है कि जहां पर न्याय मिलता है, जहां पे न्याय मिलता है, तो उस न्यायालय का सबसे प्रमुख व्यक्ति राजा होता था न्याय करने के लिए। और आगे आपको ये बात जानना है कि ये न्यायालय जो है दो प्रकार का होता है। तो ये न्यायालय दो प्रकार का होता है। इसके बारे में जानने से पहले आप सैन्य व्यवस्था के बारे में एक बार रिकॉल करेंगे। जैसे कि सैन्य व्यवस्था 6 प्रकार का होता था: पैदल सेना, घुड़सवार, रथ, हाथी, नौसेना, यातायात। और सेना का सबसे जो हेड होता था उसको कमांडर इन चीफ कहा जाता था, जो राजा होते थे। इतना का आप स्क्रीनशॉट करेंगे। तो अभी आप सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़े। अब आपको जानना है न्यायालय के बारे में, यानी कि जहां पर न्याय मिलता था। तो आप ये बात जानेंगे कि न्यायालय का सबसे जो प्रमुख व्यक्ति होते थे वे राजा होते थे। न्यायालय का सबसे प्रमुख कौन होते थे? राजा होते थे। और मौर्य काल में न्यायालय जो था यह 2 प्रकार का था। मौर्य काल का न्यायालय कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था। आप ये बात याद रखिएगा। जैसे कि 1 नंबर का जो था उसको हम धर्म स्थीय कहते थे। क्या कहते थे? धर्म स्थीय न्यायालय। अब आपको समझना है कि धर्म स्थीय न्यायालय में क्या होता था। और दूसरा वाला जो था उसका नाम था कंटक शोधक, शोधक या शोधन, कंटक शोधन न्यायालय। अब आपको इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ना है, एक एक करके समझना है कि धर्म स्थीय न्यायालय में कौन सा मामला जाता था और कंटक शोधक न्यायालय में कौन सा मामला जाता था। आप लोगों को याद होगा कि जो ये धर्म स्थीय न्यायालय के बारे में आप पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, इसमें राजस्व संबंधी, राजस्व याद रखेंगे आप, राजस्व संबंधी मामला इसमें जाता था। इसमें राजस्व संबंधी यानी कि टैक्स से संबंधित जो भी समस्या होती थी यह धर्म स्थीय न्यायालय में जाता था मामला। आप ये बात याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा मौर्य काल में न्यायालय कितने प्रकार का था। तो न्यायालय 2 प्रकार का था। कितने प्रकार का? 2। एक का नाम धर्म स्थीय और दूसरा का नाम कंटक शोधन। तो धर्म स्थीय न्यायालय जो था उसमें राजस्व संबंधी यानी कि टैक्स, कहाँ से कितना टैक्स आया, अगर टैक्स चोरी वगैरह का कोई समस्या है, कोई नहीं देता था, तो उसको इस न्यायालय में लेकर के जाया जाता था। और कंटक शोधन न्यायालय जो है इसके अंतर्गत मारपीट, ध्यान से आप समझिएगा, राज्य में जो भी मारपीट होता था या झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, तो ये सारी समस्याएं जो थी यह कंटक शोधन न्यायालय में जाता था। आपको ये बात याद रखना है कि 2 प्रकार का न्यायालय था। न्यायालय का सबसे सर्वोच्च अधिकारी राजा होते थे। धर्म स्थीय में टैक्स संबंधी बातें होती थी और कंटक शोधन में जो है मारपीट से संबंधित बातें जाती थी, झगड़ा वगैरह फौजदारी का मामला आता था। तो आपने सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा, उसके बाद न्यायालय के बारे में पढ़ा। अब आपको आगे जो पढ़ना है इसमें गुप्तचर व्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि उस समय मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था कैसा था, इसके बारे में आपको जानना है। इतना का स्क्रीनशॉट करेंगे आप ध्यान पूर्वक समझ करके कि 2 प्रकार था, किसमें कौन सी मामला जाती थी, अपने से लिखने का प्रयत्न करेंगे आप। स्क्रीनशॉट इसका करें।
तो अब आप जानेंगे मौर्य काल के गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। तो हम आपको बताएं कि जैसे न्यायालय दो प्रकार का था, वैसे ही आपका गुप्तचर भी दो प्रकार के थे लोग। मौर्य काल में गुप्तचर का मतलब हुआ भेदिया, शकुनी, सीधा तौर पे आप समझोगे, जौन इधर से बात सुन करके उधर करे। जैसे अगर आप लोग फिल्म वगैरह देखते होंगे तो आपको मालूम होगा, सलमान खान का एक फेमस मूवी है टाइगर जिंदा है, अच्छा एक था टाइगर। तो ये देश के रॉ एजेंसी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हम लोग भारत वाले हैं तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान से लोग यहाँ पर भारत का भेद लेकर पाकिस्तान में पहुंचाते होंगे, और हमारे देश का भी भेदिया वहां पर होगा जो वहां की बातों को सुन करके भारत में बातों को पहुंचाता होगा। तो ऐसे हर देश के नागरिक हर देश में रहते हैं। तो उसी प्रकार आपको जानना है कि मौर्य काल का गुप्तचर व्यवस्था कैसा था, उस समय कैसे लोग, जैसे कि मान लो अब समाज में, अब हम ही लोग जैसे यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं और आप सभी विद्यार्थी, हमको क्या लग रहा है कि सभी तो मेरे अपने विद्यार्थी है, मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं। तो क्या पता, कौन जानता है कि इसमें ही कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो मेरी बातों को सुन करके किसी दूसरे टीचर से कहे कि सर आपके बारे में फलाना ने ऐसा बोला है ना। तो इसी को गुप्तचर कहा जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान पूर्वक समझना है कि मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था दो प्रकार का था। एक जो पहला वाला था उसका नाम था संस्था, एक में जो था उसका नाम था संस्था, और दो में जो था उसका नाम था संचारण। याद रखेंगे, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था दो प्रकार का था, एक में हो जाएगा आपका संस्था, दूसरा में हो जाएगा संचारण। अब संस्था के बारे में जानना है कि जो गुप्तचर एक ही स्थान पर रहता था, यानी कि एक स्थान पर रह करके वहां का भेद राजा को पहुंचाता था, उसको हम संस्था के नाम से जानते थे। अब जैसे कि ये अपना कोचिंग है और एक कोई विद्यार्थी है, इसमें से मेरी बातों को सुन करके उसका काम है कि बस मेरे यहाँ पढ़ेगा, फी पेमेंट मेरे यहाँ करेगा, सारी काम मेरे यहाँ करेगा, प्रतिदिन आएगा, उसके ऊपर मुझे शक भी नहीं होगा। आप पढ़ रहा है, सारी बातों को सुन करके जाकर दूसरे इंस्टीट्यूट में बता रहा है, चाहे दूसरे किसी व्यक्ति से बता रहा है कि फलाना ऐसे किया है, वैसे किया है, आपके बारे में ही बोला। तो इसी को आप संस्था कहेंगे। जो गुप्तचर एक जगह पर अडिग रहे, इधर से उधर नहीं जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। अच्छा, संचारण के बारे में आपको समझना है कि जो छद्म भेष में रहे, यानी कि अपना रूप बदल बदल करके, कभी साधु तो कभी मौलवी तो कभी भिखारी तो कभी कुछ कुछ बन करके, कभी यहाँ का न्यूज लिया कभी वहाँ का, घूम घूम करके जो राज्य के लोगों के बारे में जानना चाहता है कि राज्य के लोग राजा के बारे में क्या अपना विचार रखते हैं, राज्य के लोग राजा के संबंध में क्या बोलते हैं, या दुश्मन लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, तो घूम घूम करके जो वेश बदल करके, याद रखेंगे, जो वेश बदल करके अपना न्यूज राजा को पहुंचाते थे, उसी को संचारण कहा जाता था। ये बात आप बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे। फिर एक मर्तबा ध्यान देंगे कि मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था जो था, गुप्तचर व्यवस्था दो प्रकार का था, एक का नाम संस्था था, दूसरा का नाम संचारण था। संस्था में जो भी गुप्तचर होते थे एक ही स्थान पर रहते थे, इधर उधर आते जाते नहीं थे। और उसके बाद संचारण जो था, इसमें जो भी गुप्तचर होते थे अपना वेश बदल करके एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते थे, और जहां भी उनको किसी प्रकार का खबर मिलता था उस खबर को राजा के पास पहुंचाते थे। आप इतना का स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर बोर्ड साफ करके आपको आगे बताया जाएगा कि मौर्य काल में टैक्स कैसे वसूला जाता था, कैसा कैसा था वो। आपने सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा, न्यायालय के बारे में पढ़ा और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में पढ़ा। अब आप आगे जो है, आज का जो आपका आखिरी पॉइंट जो होगा वो राजस्व होगा। राजस्व, आप इसको राजस्व नहीं जानते होंगे, टैक्स जानते होंगे या कर जानते होंगे। यानी कि अभी आपको यहाँ पर समझना है कि मौर्य काल में राजस्व कितने प्रकार का लिया जाता था, मौर्य काल में टैक्स कितने प्रकार का लिया जाता था। तो ये मौर्य काल में जो राजस्व व्यवस्था था, टैक्स जो था, यह 4 प्रकार का था। याद रखेंगे, मौर्य काल में टैक्स कितने प्रकार से वसूला जाता था, 4 प्रकार से। एक में जो आपका था उसका नाम हो जाएगा दुर्ग, चारों का नाम पहले आप लिख लेंगे, दुर्ग। 2 में जो आपका होगा उसका नाम होगा राष्ट्र, 3 में हो जाएगा सेतु, और 4 जो आपका होगा उसका नाम हो जाएगा ब्रज। ये 4 प्रकार से मौर्य काल में 4 प्रकार का टैक्स वसूला जाता था, आप ध्यान रखिएगा।
यानी कि आपको इसमें समझना है कि कहाँ से कौन सा टैक्स वसूला जाता था, ठीक है, किस प्रकार से कहाँ से कौन टैक्स वसूला जाता था। तो दुर्ग के बारे में जानना है। जो टैक्स नगरों से प्राप्त होता था, जो टैक्स शहरों से प्राप्त होता था, उसे दुर्ग कहा जाता था। नगरों से या शहरों से प्राप्त टैक्स को दुर्ग कहा जाता था, प्राप्त राजस्व को दुर्ग कहा जाता था। ये बात आप बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे कि जो भी टैक्स नगर से प्राप्त होता था उसको दुर्ग कहा जाता था। दूसरा में राष्ट्र है, तो जो जनपद से प्राप्त होता था, जनपद से प्राप्त टैक्स को हम लोग राष्ट्र कहते थे। अब जनपद का मतलब मैंने आपको समझाया है। जनपद के बारे में मैंने आपको बताया था कि जन मने जनता, पद मने पैर, जहाँ पर कुछ जनता एक साथ निवास करती है उसे जनपद कहा जाता है। और इसी के साथ मैंने आपको महाजन पद के बारे में भी बताया था। आप जितने भी विद्यार्थी अगर पूरा वीडियो देखते हैं और इसको सुनते हैं तो वे हमें कमेंट करके बताएंगे कि महाजन पद की संख्या कितनी थी और उसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो अभी आप जान रहे हैं कि राजस्व ये 4 प्रकार का था। राजस्व कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का। दुर्ग जो नगरों से या शहरों से प्राप्त टैक्स होता था उसे दुर्ग कहते थे। जनपद से प्राप्त टैक्स को हम लोग राष्ट्र कहते थे। आगे आपको सेतु के बारे में जानना है। तो जो फूल से, याद रखेंगे, फूल या खेत से, फूल या खेत से जो टैक्स प्राप्त होता था। 10वीं क्लास में आप संस्कृत में पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि पटना शहर में फूलों की खेती अधिक होती थी। पटना शहर में फूलों की खेती अधिक होती थी। इसी कारणवश पटना का नाम पाटल, कुसुमपुर या पुष्पपुर रखा गया था, ठीक है। उसके बाद आपको चौथे नंबर पर ब्रज के बारे में जानना है। आप ध्यान देंगे, जो टैक्स मवेशियों से प्राप्त होता था, जो मवेशियों से, तो अभी आप पढ़ रहे थे राजस्व के बारे में। तो मौर्य काल में 4 प्रकार का राजस्व था। एक दुर्ग था जो शहर से प्राप्त होता था, शहर में बसने वाले लोग जो अपना टैक्स देते थे उसको दुर्ग कहा जाता था। और राष्ट्र, जनपद से जो टैक्स प्राप्त होता था उसका नाम राष्ट्र था। और फूल या खेत, आप फूल के बारे में समझेंगे। हम आपको 10वीं क्लास के संस्कृत की क्लास में ऑफलाइन में आपको बताए हैं या ऑनलाइन क्लास में भी आपको बताया गया था। आप बेहतरीन तरीके से याद करेंगे कि पटना में फूलों का खेती अधिक होता था। और पटना में फूलों की खेती अधिक होने के कारण पटना का नाम किसी किसी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुष्पपुर और कुसुमपुर भी मिलता है। पटना का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर। तो पटना में फूलों की खेती अधिक होती थी, तो जो फूलों से और खेतों से टैक्स प्राप्त होता था उसको हम लोग सेतु कहते थे। अब मवेशी यानी कि गाय,